हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम एनटीएससी बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज हेल्थ एंड डिसीजेस। बेसिकली आज के इस सेशन से होने वाली है एनटीएससी बायोलॉजी के एक नई चैप्टर की शुरुआत। बेसिकली आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां से शुरुआत होगी हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर की। अब देखो, ऐसा है कि इस चैप्टर की शुरुआत होने वाली है फर्स्ट टॉपिक के साथ, और फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? ये हेल्थ एंड इट्स फेलियर। जो हमारा अगला सेशन होगा ना, उस अगले सेशन में हम बात करेंगे इसी फर्स्ट टॉपिक की, हेल्थ एंड इट्स फेलियर की। और इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमें ये 2 सब टॉपिक्स कवर करने हैं। कौन कौन से? द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। देखो, सबसे पहले तो हम हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ऐसा है कि अभी के लिए मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको हेल्थ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को हेल्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मतलब हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, शायद आपको ना पता हो, है ना। हेल्थ को हम एकदम प्रॉपरली डिफाइन कैसे करते हैं, शायद आपको ये अभी ना पता हो। इसके अलावा एक गुड हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करते हैं, शायद आपको अभी वो भी ना पता हो। लेकिन आपको ये बात तो डेफिनेटली पता होगी कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे? कभी आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है क्या कि एग्ज़ाम टाइम में आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, कि अगले दिन एग्ज़ाम है और एक दिन पहले फूड पॉइजनिंग हो गई हो, खूब पेट दुख रहा है ना, और या फिर बुखार आ गया है, फीवर हो गया है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो जब एग्ज़ाम टाइम में हमारी तबीयत ख़राब होती है तो डेफिनेटली पढ़ने में और एग्ज़ाम लिखने में बहुत दिक्कत आती है ना। बहुत कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं हुआ है ना, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम ही हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है ना, और अगले दिन एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्दी ज़ुकाम भी होता है ना तो थोड़ा बहुत फीवर तो आ ही जाता है, हेडेक होता है, नाक बहती है, लेटो तो नाक बंद हो जाती है, बड़ी समस्या होती है कुल मिला करके, है ना। और ऐसी ख़राब तबीयत में हमें पढ़ना भी होता है, क्योंकि अगले दिन पेपर होता है और फिर नेक्स्ट डे जाकर के पेपर सॉल्व भी करना होता है, आंसर्स लिखने भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के बैंड बज जाती है, ऐसी की तैसी हो जाती है ना। तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक ये ख्याल आता है कि यार, अगर तबीयत ख़राब ना होती ना तो ये जो सब्जेक्ट था ना, ये तो बहुत इजी था, तो इसका एग्ज़ाम तो हमारा बहुत अच्छा जाता, है ना। डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अरे यार, अगर एंड टाइम पर हमारी तबीयत ख़राब ना होती तो हमारे एग्ज़ाम्स और अच्छे जाते, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है अच्छे से पढ़ाई करते और पेपर में आंसर्स भी और अच्छे से लिख करके आते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी।
अरे एग्ज़ाम टाइम में आप बीमार हो गए थे ना, तो उस समय आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, और हेल्थ अच्छी ना होने से क्या हुआ कि कहीं कहीं मतलब कहीं ना कहीं आप उतने एफिशिएंसी से अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। एग्ज़ाम टाइम में तबीयत ख़राब हो गई तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, अगर तबीयत ख़राब ना होती तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसका पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया जाता, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं ना और अच्छे से आंसर्स लिख करके आ पाता या आ पाती, खूबसूरत से डायग्राम बना पाते। ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि नेचुरल रिएक्शन होगा कि हाँ यार, एग्ज़ाम टाइम में तबीयत ख़राब हो गई थी तो एग्ज़ाम्स उतने अच्छे नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। हेल्थ उस समय आपकी ख़राब थी, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ख़राब हो गई। आप उतने एफिशिएंसी के साथ अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। इसका मतलब क्या है? बात का निचोड़ ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया, अगर हेल्थ सही नहीं होती है, अगर हेल्थ ख़राब होती है, तो उसका असर पड़ता है हमारी एफिशिएंसी के ऊपर, हमारे काम करने की एफिशिएंसी के ऊपर, कि अगर हेल्थ ख़राब है तो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, है ना। हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते। जाहिर सी बात है, तबीयत ख़राब होगी तो कहाँ से इंसान जो है ना पढ़ पाएगा, लिख पाएगा। फिर उस समय काम वो आता है जो हम पहले से पढ़ चुके रहते हैं ना। इसीलिए बोलते हैं कि एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं बैठना चाहिए, पहले से पढ़ाई करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में, भाई हमें तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम टाइम में हम बीमार पड़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पता। तो अगर बीमार पड़ जाएं तो कम से कम पहले का तो जो पढ़ा हुआ है उसे बस रिवाइज करना रहेगा, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। एनीवेज, तो हेल्थ का ये सिग्निफिकेंस तो हमको पता ही है ना। हेल्थ का ये सिग्निफिकेंस तो हमको पता ही है, चाहे जो हो जाए, चाहे हमें हेल्थ के बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि भैया अगर हेल्थ अच्छी है तो हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और अगर हेल्थ ख़राब है तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, हम उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ हेल्थ का। तो अगर आप देखो, ऐसा है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद में आगे जा कर के आप नौकरी भी करोगे, तो काम तो इंसान को करते ही रहना है, काम तो इंसान को करते रहना है। अभी पढ़ाई हो रही है, फिर आगे नौकरी होगी, फिर कुछ और होगा, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहता है। तो अगर आप हर चीज़ में अपना 100% देना चाहते हो कि नहीं यार, अगर कोई काम हमको दिया गया है, अगर हमको पढ़ने के लिए बोला गया है तो हम पढ़ के रहेंगे, हमको अगर क्रिकेट मैच खेलना है तो हम तो ऐसा खेलेंगे कि हमारी टीम जो है वो जीत जाए। केवल पढ़ाई की बात नहीं है ना, दिन भर में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमको पढ़ाई भी करनी होती है, हमको क्रिकेट मैच भी खेलना होता है ना, आगे जा कर के नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार हमें जो भी काम मिला है उसको हम, उस काम में हम अपना बेस्ट दें, तो उसके लिए आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ का स्टेट भी, मतलब हेल्थ भी अपने बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में अपना 100% अपना बेस्ट देना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, खेलना हो, अगर आप किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो उस समय आपकी हेल्थ भी बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए। और अगर हेल्थ थोड़ी भी ख़राब है ना, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा रनर है, एक बच्चा है जो बहुत तेज़ दौड़ता है ना। अब उसको मैंने बोला कि बेटा जा तू रेस में जो है ना पार्टिसिपेट कर, एक रेस कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने बोला कि बेटा तू बहुत अच्छा दौड़ता है, तू बहुत तेज़ दौड़ता है, तू जा रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। और वो मेरे बोलने से गया भी, लेकिन हुआ क्या, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको चक्कर आ रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि जो बच्चा मैंने भेजा है रेस कंपटीशन में वो जीत के आएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा दौड़ता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत सारे रेस कॉम्पिटिशन्स उसने जीते भी हुए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि जो बच्चा मैंने भेजा है वो जीत के आएगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन हुआ ये कि वो जीत नहीं पाया। क्यों? चक्कर आ रहे थे यार,
कैसे दौड़ेगा? फिर क्षमता तो उसमें है, कैपेसिटी तो उसमें है तेज़ दौड़ने की। ऐसा नहीं कि उसको दौड़ना नहीं आता, वो तेज़ दौड़ नहीं सकता, अरे बिल्कुल दौड़ सकता है। बहुत सारे उसने रेस कॉम्पिटिशन्स जीते भी हुए हैं, लेकिन उस समय क्योंकि वो हेल्दी नहीं था, हेल्थ की जो स्टेट है, उसकी हेल्थ की जो स्टेट है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो अपना 100% नहीं दे पाया। ऐसा नहीं कि दौड़ा नहीं, दौड़ा, लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे पाया, अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ दौड़ नहीं पाया, नहीं जीता। ठीक है। देन पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब जैसे मैं बोलूँ एक बच्चे को कि बेटा तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो वो बोलेगा कि मैम मैं अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखूंगा? तो मैंने बोला कि देखो, सबसे पहली चीज़ होती है हाइजीन, क्योंकि अधिकतर समय हम बीमार कब पड़ते हैं? कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ नहीं तो सर्दी जुकाम ही हो गया, है ना। तो सबसे ज़रूरी है हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, कि भैया अपने आप को साफ रखो, अपने आसपास जो है ना सफाई रखो, नहाओ धो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, ब्रश करो, है ना। इसके अलावा अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का गंदगी मत खाओ, है ना। अपने घर को जो है साफ रखो, मक्खी मच्छर मत आने दो, अपने घर के आसपास जो है ना सफाई रखो। तो बेसिक हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बच्चे को मैंने बोला कि बेटा तुमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसने पूछा कि मैम कैसे? तो मैंने बोला कि सबसे पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हाइजीन मेंटेन रखना, खुद की और अपने आसपास की, है ना। खुद की भी और अपने आसपास की भी। ये नहीं कि बस खुद नहा लिया, धो लिया, अच्छा खा लिया, बस हो गया। अरे जिस बेड पर आप सोते हो, है ना, वो बेड साफ रखो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो साफ रखो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस खुद नहा लिया, धो लिया और इसके बाद में दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो भाई, अपने आप की अपनी हेल्थ अगर आप अच्छी रखना चाहते हो तो हाइजीन ज़रूरी है, और हाइजीन खुद के अलावा आसपास भी तो सफाई रखो, कि नहीं? ठीक है। लेकिन हुआ ये कि बच्चे ने मेरी बात मानी कि हाँ मैम ने बोला है कि हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, 2 टाइम ब्रश कर लो, नहा लो, ठीक है। कोई भी चीज़ खा रहे हो तो सबसे पहले अपने हाथ धो अच्छे से साबुन से, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ कहाँ छू करके आए हो, है ना। तो सपोज़ आप बाहर से घर के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले अपने पाँव धो, अपने हाथ धो, फिर उसके बाद में कहीं बैठो, कुछ खाओ या कुछ ऐसे करो। और अपने घर के आसपास भी, मतलब घर में भी अपनी सफाई मेंटेन रखो। लेकिन हुआ ये, बच्चे ने मेरी बात मानी कि हाँ मैम सफाई के ऊपर, हाइजीन के ऊपर इतना जोर दे रही है, तो चलो ठीक है हम मैम की बात मान लेते। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बच्चा घर के बाहर निकला, घर पे तो उसने बिल्कुल खुद की भी सफाई करी, घर की भी सफाई करी, लेकिन जैसे ही बच्चा घर के बाहर निकला, हुआ क्या? कचरे का ढेर पड़ा हुआ है सामने। सीवेज, मतलब जो गंदा पानी, नाले का जो पानी है, वो सड़क के सामने से निकल रहा है, उसके घर के सामने से ऐसे बह रहा है। तो यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि कहने को उसने अपनी तरफ से, बच्चे ने अपनी तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाया कि नहीं, मुझे अब अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, मैं इन्फेक्शंस खुद को नहीं होने दूंगा, मैं अपनी हाइजीन जो है ना मेंटेन करूंगा, अपने घर को भी साफ रखूंगा। लेकिन हुआ क्या? एक स्टेप उसने आगे तो बढ़ाया, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसने एक स्टेप तो आगे बढ़ाया, लेकिन आगे बढ़ा करके हुआ क्या? घर के सामने गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, और जो है ना क्या बोलते हैं उसको, नाले का पानी बह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? घर के आसपास गंदगी रहेगी, उसके घर के आसपास गंदगी रहेगी, और गंदगी में ही क्या होता है? मक्खी और मच्छर पनपते हैं, और वही मक्खी और मच्छर बच्चे के घर के अंदर घुसेंगे। अब सपोज मम्मी ने बढ़िया सा जो है पालक पनीर बना करके रखा हुआ है टेबल पर, लंच का टाइम है, ठीक है। तो मम्मा ने बोला कि सुनो भैया सब लोग, लंच रेडी है, चलो आ जाओ सब लोग अपन खाना खाते हैं। तो मम्मी क्या करी ना, मम्मी किचन से सारा जो खाना है वो डाइनिंग टेबल पे ला करके रख रही हैं। तो मम्मी ने बहुत ही हेल्दी पालक पनीर बनाया है, और उसका जो बोल है वो मम्मी ने जा करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया कि हाँ अब एक एक करके सब लोग आएंगे और फिर सब मिलके खाना खाएंगे। अब उतने में क्या हुआ? कूड़े के ऊपर जो मक्खी बैठी थी, कूड़े के ऊपर जो मक्खी बैठी थी घर के बाहर, वो उड़ करके घर के अंदर आ जाती है, और अंदर आकर के वो जो पालक पनीर है ना उस पे बैठ जाती है। तो क्या हुआ
कहने को तो मम्मी ने घर का मतलब मम्मी ने खाना बनाया था, एकदम घर का खाना था, एकदम पौष्टिक खाना था, न्यूट्रिशियस फूड था, लेकिन हुआ क्या, वो जो बाहर की नालायक वो है मक्खी है, वो जो है घर के अंदर आ गई। कूड़े पे बैठी थी, वो मक्खी कूड़े पे बैठी थी, गंदगी पे बैठी थी, ठीक है, और वही नालायक मक्खी घर के अंदर आ गई उड़ करके और सीधे पालक पनीर के ऊपर जाकर के बैठ गई। फिर क्या हुआ, हम आए और तब तक मक्खी उड़ चुकी थी, उसने अपना काम कर दिया, उसने जर्म्स जो है ना वो पालक पनीर में डाल दिए। अब हम आए, हमने निकाला कि अरे वाह पालक पनीर आज तो पेल देंगे, और खा लिया। अब क्या हुआ, मक्खी जो जर्म्स छोड़ करके गई थी, मक्खी जो जर्म्स छोड़ करके गई थी पालक पनीर में, वो सीधे पालक पनीर आपने खा लिया। अब वो जर्म्स कहाँ गए, आपके अंदर गए। हुआ क्या, फूड पॉइजनिंग। अब हम सोचते रह जाते हैं कि यार हमने तो कुछ बाहर का खाया ही नहीं था, अब क्यों पेट दुख रहा है, इससे अच्छा तो खा ही लेते हैं। खाने के बाद दुखता पेट तो कोई क्या बोलते हैं, गिल्ट ना रहता, लेकिन अभी तो कुछ नहीं खाया, ऊपर से दुख रहा है पेट, क्योंकि सफाई नहीं मेंटेन हो पाई ना। तो कम्युनिटी इश्यूज भी इंडिविजुअल हेल्थ को मैटर करते हैं। कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि बस जैसे कि हर एक जगह का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, तो वो क्या करता है ना, अलग अलग वार्ड्स में एक पूरी सिटी डिवाइडेड होती है ना, तो एक वार्ड को मतलब 2-3 वार्ड्स के लिए एक उसको जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं ना, नगर निगम वाले घर से कचरा उठा करके लेके जाते हैं, रोड में झाड़ू लगती है, ये सब होता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं ना। लेकिन अब सरकार ये नहीं बोल सकती कि भैया इंसान को अगर अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है तो वो अपना खुद का ध्यान रख ले, सफाई कर ले, घर की सफाई कर ले, हाइजीन जो है मेंटेन कर ले, दिन में 10 बार नहा ले। सरकार ये नहीं बोल सकती कि अगर इंसान को अपना स्वास्थ्य बनाना है अच्छा, तो उसके लिए वो खुद काम करेगा, खुद नहाएगा, खुद सफाई करेगा घर की। लेकिन यार घर के बाहर जो गंदगी फैली हुई है उसका क्या, वो तो भाई कोई सड़क पे जा करके झाड़ू तो लगाता नहीं है कि कूड़ा पड़ा है तो हम उसको जाके जो है ना जला देंगे, उसको जो है ना जाके डिस्पोज कर देंगे, हम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का काम होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए बोला गया कि कम्युनिटी इश्यूज भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कि अगर आप ये सोचो कि भैया हम तो अपने आप से मतलब रखेंगे, घर के बाहर जो हो रहा है हमें मतलब नहीं है, लेकिन घर के बाहर जो कूड़े पे मक्खी बैठी है वो तो घर के अंदर घुसेगी ना, गंदगी फैलाएगी, फिर तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है और डिटेल में पढ़ लेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना। तो अगले सेशन में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक होगा डिसीज एंड इट्स कॉजेस, कि भैया बीमारी तो हो रही है लेकिन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अब देखो एक चीज मेरी सुन लो, हमारे दिमाग में ये होता है कि यार ये जो सामने वाला है इसको तो कोई बीमारी नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको तो कोई बीमारी नहीं है, इसके शरीर के सारे अंग, सारे जो पुर्जे हैं, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, हार्ट ठीक से काम कर रहा है ना, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, किडनीज ठीक से काम कर रही हैं, और क्या बोलते हैं स्टमक ठीक है, इंटेस्टाइन ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, हड्डियां भी ठीक है। तो ये इंसान जो है सामने जो हमारे खड़ा हुआ है, इस इंसान के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यार ये जो इंसान है ना ये तो एकदम हेल्दी है। क्यों? शरीर के सारे अंग, सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स जैसे काम करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, मतलब कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अरे यार ये तो कितना हेल्दी है ना, इसकी तो मज़े ही मज़े है, इसकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब जितने भी अंग हैं वो प्रॉपरली एकदम फंक्शन कर रहे हैं, ये तो एकदम लकी है, ये एकदम हेल्दी है। लेकिन क्या पता आपको कि वो ऊपर से दिखने वाला इंसान जो कि डिसीज फ्री तो है, उससे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो हेल्दी ना हो। क्यों? हो सकता है कि वो उस समय डिप्रेशन से जूझ रहा, वो डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है ऊपर से। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे होते हैं कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मतलब मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी एंजाइटी होती है जो उनको अंदर ही अंदर जो है ना
खाती जाती है और अल्टीमेटली उस डिप्रेशन के चलते वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। वर्स्ट केस में आप बोल सकते हो कि सुसाइड ही वो करते हैं लोग। तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब इससे ज़्यादा लकी तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों? कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, इसके सब कुछ बढ़िया है, तो ये तो हेल्दी है। लेकिन वो हेल्दी इंसान, वो आपको दिख रहा है कि वो हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो फिजिकली फिट है। वो इंसान फिजिकली फिट है, आपको देखने में लगेगा कि कोई बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, इसका मतलब हेल्दी है। दिखने में लगेगा वो हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। वो फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है। मेंटली फिट होने का मतलब पागलपन नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक मिसकंसेप्शन है, हमारे देश में कुछ ज़्यादा चलता है कि भैया अगर कोई बोले कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है तो सब सोचते हैं कि बाप रे तो पागल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको काउंसलिंग चाहिए। अरे काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि इंसान पागल हो गया, मेंटल इशू का मतलब ये नहीं कि इंसान पागल हो गया, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। तो वो मेंटली फिट नहीं है, उसको कुछ मेंटल इशू है, डिप्रेशन में है वो, तो वो चीज़ तो आपको देखने से मिलने नहीं वाली ना। तो हेल्दी और डिसीज फ्री होने में फ़र्क होता है। डिसीज फ्री मतलब क्या? डिसीज फ्री मतलब कि कोई बीमारी ना हो। डिसीज फ्री मतलब क्या? कोई बीमारी ना हो। लेकिन बीमारी ना होते हुए भी एक इंसान हेल्दी हो सकता है कि ना रहे। कहने को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है, हो सकता है ये। ओके, नाउ व्हाट डज डिसीज लुक लाइक? डिसीज कैसा दिखता है, मतलब वही साइंस एंड सिम्टम्स वगैरह। कॉजेज ऑफ डिसीजेस कि भैया डिसीजेस क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स की, कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है ना, वायरस से होते हैं, प्रोटोजोअन से होते हैं, ठीक है। रेबीज़ आपने सुना होगा, रेबीज़ आप बोल सकते हो कि रैबिड मंकी और डॉग के ऐसे बाइट्स हो जाता है, ठीक है ना। ना टाइप्स ऑफ डिसीजेस हम बात करेंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। देखो एक्यूट वो होते हैं जो कि छोटे समय के लिए होते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करते हैं। देखो ऐसा है, कोई भी बीमारी अगर शरीर में आती है, कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज़ अगर शरीर में आता है, जितने लंबे समय के लिए वो रहेगा उतना ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा बॉडी को। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर कोई बीमारी शरीर में आ जाती है और अगर बहुत दिनों के लिए आती है तो जितने लंबे समय के लिए आएगी उतना ज़्यादा बॉडी को डैमेज होगा। अगर कम समय के लिए आ रही है तो बॉडी को इतना डैमेज नहीं होगा और बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है 1-2 हफ्ते में। जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया है ना, मुश्किल से सर्दी जुकाम 1 हफ्ते चलता है। मैक्सिमम सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड एंड कफ 1 हफ्ते चलता है, 1 वीक, है ना। कि हाँ सर्दी हो गई है, शुरुआत के 2-3 दिन बहुत परेशानी हो रही है, फीवर है, हेडेक है ना, आँख से पानी, नाक से पानी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन से आप बोल सकते हो कि जो ज़ुकाम है उसमें कमी आती जाती है एंड बाय द एंड ऑफ 1 वीक सर्दी ज़ुकाम जो है वो चला जाता है। तो अब सर्दी ज़ुकाम में डेफिनेटली भाई फीवर आया है, सर दुख रहा है, तो बॉडी को थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है। लेकिन वो डैमेज ऐसा होता है कि अगले ही हफ्ते हम रिकवर भी हो जाते हैं ना, हमको याद भी नहीं रहता है कि यार पिछले हफ्ते हमको सर्दी हुई थी, ठीक हो जाते हैं हम, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए जो शरीर में बहुत दिनों के लिए आ गई है, जैसे कि जॉन्डिस, ठीक है, पीलिया जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो पीलिया अगर हो जाता है ना तो वो इतने आसानी से मतलब शरीर से जाता नहीं है। क्यों? देखो पहली बात तो ये ना कि पीलिया जो जॉन्डिस है ना वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। पहली बात तो पता नहीं चलता कि इंसान को जॉन्डिस हो गया है ना। बस ऐसा लगता है कि मतलब जो इनिशियल स्टेज में जो जॉन्डिस होता है ना उसमें क्या होता है, इंसान को बस ऐसा लगता है कि कुछ थकान है, नींद सी आ रही है, बेचैनी सी है ना, और भूख नहीं लग रही है और मन एकदम ऐसे चिड़चिड़ा सा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा है, भूख नहीं लग रही है और थकान लग रही है, शायद ठीक से नींद नहीं पूरी होगी। तो शुरुआत में कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब डॉक्टर के पास भी जाए तो क्या बताएं उसको कि मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कि भूख नहीं लग रही, कि ये नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। तो हम तो देखो हम तो होते ही हैं क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास ना जाने के लिए एकदम तैयार कि हमको तो ना ही जाना पड़े डॉक्टर के पास तो ही अच्छा,
है ना। तो हम अवॉइड करते हैं कि चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब फिर धीरे 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 क्या होता है, आंखें पीली होती हैं, नेल्स पीले हो जाते हैं ना, स्किन ऐसी पीली पीली होती है, स्टूल येलो येलो पास होती है। तो फिर इसके बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये तो यार, ये तो कुछ प्रॉब्लम है, तो पीलिया हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, तो उसको ठीक होने में भी काफ़ी मतलब समय लग जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जब जॉन्डिस होता है तो, और फिर ठीक होने में, बॉडी रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ये तो फिर भी इतना क्रॉनिक नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज हो गई, 2 होती हैं, अगर एक डैमेज हो गई तो बॉडी की बैंड बच जाती है, ठीक है ना। लिवर डैमेज हो गया, पूरा का पूरा लिवर नहीं, लिवर लेकिन लिवर का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए आती हैं वो बॉडी में, और जितने लंबे समय के लिए आती हैं उतना ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं, रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी तो रिकवरी होती भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं हो पाती है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आते हैं कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसीजेज। देखो, एक्वायर्ड वो होते हैं जो इंसान अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, जैसे कि सर्दी जुकाम है ना। तो सर्दी जुकाम भाई जब इंसान जन्म लेता है उसके बाद ही उसको सर्दी जुकाम होता है। टाइफाइड, कॉलेरा, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि इंसान अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। वही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जन्म से ही बच्चे के अंदर मिलती हैं। वो आपने देखा होगा, कुछ बच्चों का जो ऊपर वाला होंठ है वो ऐसे कटा रहता है, क्लेफ्ट लिप जिसे हमको बोलते हैं। वो जो कटा हुआ होंठ है ना, वो बच्चों को बचपन से रहता है। वो ऐसा नहीं कि जन्म होने के बाद जो है ना 1-2 महीने बाद पता चला कि अरे इसका जो होंठ है वो तो कट रहा है। जन्म से ही दिखता है कि हाँ बच्चे का जो होंठ है ऐसे ऊपर वाला ऐसे कटा रहता है, इसको हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। वो एक आप बोल सकते हो कि कोजेनाइटल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है। हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से ही बच्चे के अंदर पाई जाती हैं, बाय बर्थ। कैंसर हो रहा है, कोई आप बोल सकते हो कि कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मीन्स ऑफ, अच्छा एक्वायर्ड में भी जो है 2 तरह की डिसीजेज आती हैं। एक्वायर्ड में भी 2 तरह की डिसीजेज आती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस वो हैं जो कि एक से दूसरे को फैले। घर में अगर एक को भी सर्दी जुकाम होता है ना, तो मान के चलो कि बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनमें से 2-3 को और जो है ना सर्दी जुकाम होकर के ही रहेगा। जैसे अगर बच्चे को हो गया सर्दी जुकाम, तो अगर बच्चा छोटा है तो भैया माँ बाप को तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, माँ बाप को तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। तो अगर बच्चे को हुआ तो फिर मम्मी को होगा, फिर पापा को भी हो जाएगा सर्दी जुकाम। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, जैसे कि हम जितने हों, है ना, तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए ना, मतलब 2-3 दिन के लिए अपने आप को सबसे थोड़ा सा दूर रख सकते हैं कि भैया हम खाना भी खाएंगे तो अपने कमरे में खाएंगे, हम सोएंगे भी तो हम अपने कमरे में सोएंगे, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन हम एज अ गिफ्ट ना दें। तो कुछ इन्फेक्शंस मतलब ऐसे होते हैं जो आप बोल सकते हो कि एक से दूसरे इंसान को फैल जाते हैं, ठीक है। फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस वो डिसीजेज हैं, मतलब ये समझ में आया ना आपको कि कुछ डिसीजेस इन्फेक्शियस होते हैं कि एक से दूसरे को फैल जाते हैं। अब फैलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि HIV एड्स है, वो भी जो है अगर किसी एक इंसान को HIV एड्स है तो वो अपना HIV एड्स किसी दूसरे को भी दे सकता है ना। माँ अपने बच्चे को दे सकती है डिलीवरी के समय, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है कि मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड चढ़ाया गया है ना, तो अगर वो जो बंदा है जिसका ब्लड सामने वाले को चढ़ाया गया, अगर वो HIV पॉजिटिव है और अगर किसी ने टेस्ट नहीं करा कि उसको HIV पॉजिटिव है या नहीं वो बंदा, तो जो एड्स की बीमारी है वो उसको चली जाएगी जिसके पास उसका ब्लड गया है। मतलब जिसको HIV एड्स है वो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है किसी और को, ठीक है। तो वो ब्लड तो वो डोनेट कर रहा है, ब्लड के साथ साथ जो HIV वायरस है वो भी डोनेट कर रहा है,
तो जिसको ब्लड चढ़ाया गया है ना, तो ब्लड तो उसको चढ़ाया जाएगा, साथ में HIV भी, एड्स के वायरस भी आ जाते हैं उसकी बॉडी में, तो उसको बेवजह क्या हो जाता है, HIV हो जाता है। तो इसलिए आजकल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत देख समझ के किया जाता है। मतलब आजकल क्या, पहले से हो रहा है ये, कि कोई भी ऐसा मतलब ये दिक्कत ना हो जाए कि इसको HIV था तो दूसरे को भी हो जाए, ये कहने को तो उसने अपना ब्लड दे, क्योंकि HIV भी ऐसा, मतलब एड्स भी एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चलता है। भाई कौन जो है ना जाकर के HIV एड्स का टेस्ट करवाता है, कोई नहीं करवाता। तो HIV एड्स भी एक ऐसी बीमारी है जिसका पता बहुत बाद में चलता है, इंसान को सालों साल खबर नहीं रहती कि उसको HIV एड्स है। आई बात समझ में? तो कम से कम मतलब बहुत चांसेस हैं कि HIV पॉजिटिव जो इंसान है, अगर वो ब्लड डोनेट करता है फ्रिक्वेंटली, और अगर उसका ब्लड, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अब ब्लड चेक किया जाता है ना, तो अगर ब्लड नहीं चेक किया गया है, किसी और को चढ़ा दिया गया, तो जिसको चढ़ाया गया उसको भी HIV पॉजिटिव, मतलब उसको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलते हैं। जैसे कि अब घर में, भगवान ना करे, घर में अगर किसी को कैंसर हो गया, तो जो, जैसे कि वो छोड़ो, हॉस्पिटल में इतने सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, है ना, तो जो डॉक्टर, जो नर्सेज उन कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको खाना देते हैं, डॉक्टर सुबह सर्जरी तक कर देते हैं, है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि जो उनकी टेक केयर कर रहा है उनको भी कैंसर हो जाए, कि अगर एक कैंसर पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में तो बाकी सबको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई है तो ऐसा नहीं है कि जो उसकी देखभाल करेगा उसकी भी किडनी डैमेज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं, किसी जैसे कि विटामिन की कमी हो जाए, है ना, आपको जिंक की कमी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको जिंक की कमी है तो आपका जो भाई होगा या जो बहन होगी उसको भी जिंक की कमी हो जाएगी आपकी वजह से, कि आपके अंदर जिंक डेफिशिएंसी थी तो आपने उसको जाकर के ऐसे छू दिया तो उसको भी जिंक डेफिशिएंसी हो गई, ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज की, कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो फैलते कैसे हैं। ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे कि भैया बेसिकली हम कुछ डिसीजेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे कि एक डिसीज़ अगर हुई है तो कैसे पता चलता है कि वो डिसीज़ हुई है, तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि भैया ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो भैया सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए, घरेलू नुस्खे मत ट्राई करिए, डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, वो आपको दवाई लिख करके देंगे, दवाई खाइए, अपने आप को, अगर आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो अपने आप को जो है आइसोलेट करिए, ठीक है, ताकि दूसरों को वो बीमारी ना फैले। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, देखो ऐसा है, एक हमेशा आप ये बात सुनोगे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब क्या, किसी चीज़ का उपचार, ट्रीटमेंट। अब यार अगर आप अपने आप को किसी बीमारी से सुरक्षित रखने की कोशिश करो, अगर आप अपने आप को किसी बीमारी से सुरक्षित रखने की कोशिश करो तो वो बीमारी आपको होगी नहीं, और अगर बीमारी नहीं होगी तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है कि आज के टाइम पे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का अगर टाइम पे पता चल जाता है, तो कैंसर तक की एक ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, टाइम पे पता होना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस पे अगर पता होता है तो फिर कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है ना, कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि ट्रीटमेंट तो आजकल पॉसिबल है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी बहुत डैमेज होती जाती है। अगर मैं क्रॉनिक डिसीजेस की बात करूं कि भैया आजकल तो किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सब होता है, कि तुम्हारा अगर हार्ट खराब है तो किसी और का हार्ट तुम्हारे हार्ट की जगह पे ले जा करके लगा दिया जाएगा। लेकिन वो जो पूरा एक फेज होता है ना, उस समय मतलब ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी होती है, फिर वो रिकवरी होती है, तो उस पूरे पीरियड में ना बॉडी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो वो जो रिकवरी वाला जो टाइम है ना, वो रिकवरी वाला टाइम काफ़ी आप बोल सकते हो कि क्रूशियल होता है। और कुछ कुछ डिसीजेस में तो मतलब रिकवरी भी पॉसिबल नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो टाइम हम आने ही क्यों दें कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, ट्रीटमेंट करवाना पड़े, फिर रिकवरी हो, फिर ये हो वो हो।
कुछ ऐसा करें ना कि हमें वो बीमारी हो ही ना, ठीक है। अपने आप कुछ प्रिकॉशंस लें, कुछ प्रिवेंशंस लें, ताकि वो बीमारी हमको हो ही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि आपको सर्दी जुकाम हुआ है, तो आप एक कमरे में अकेले रहो ना कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन की बात है, फिर तो घर से बाहर नहीं भगा रहा है आपको कोई, घर के अंदर ही रहो, लेकिन अलग रहो, आइसोलेट होकर के रहो, ताकि अपनी जो इन्फेक्शन है वो आप किसी और को ना दो एज अ गिफ्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा वैक्सीनेशन आजकल बहुत सारी बीमारियों के लिए अवेलेबल है। बच्चा पैदा होता है और वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस, टिटनस, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, इन सब के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो वो ज़रूर से लगवानी चाहिए, ताकि ऐसे डेडली डिसीजेस से जो बच्चा है वो बचा रहे। कॉमन माइक्रोबियल डिसीजेज एंड द प्रिवेंशन, हम बात करेंगे यहाँ पे वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिसीजेस की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सेशन की जो बातें वो समझ में आई होंगी, और अगले सेशन में तो फिर हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना ही है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे? गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको NTSC का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप NTSC के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको NTSC के सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। आपको पढ़ना है NTSC बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा NTSC बायोलॉजी। अब अभी तक हमने बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको हो जाएंगे अवेलेबल। सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि मैम इस वीडियो के बाद में कौन सा पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा। सारे वीडियो लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।